नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये जो नाभिक है ना, नाभिक दो प्रकार से हो सकता है। अगर जो इस नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या समान हो जाए तो समप्रोटॉनिक, अगर जो वहीं पे न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो वो सब न्यूट्रॉनिक नाभिक होते हैं। तो जिसका भी हम आगे चलकर उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस नाभिक से संबंधित देखते हैं कि नाभिकीय बल। अब इस नाभिक में जो ये नाभिक आप देख रहे हैं, इसमें ये जो नाभिक है, नाभिक में एक बल लगता है। बल वो होता है कि ये देखा गया कि अगर जो नाभिक में कोई बल ना लगता तो उसके बीच में जो एक छोटा सा स्थान है नाभिक, क्योंकि नाभिक जो होता है वो बहुत छोटा सा स्थान होता है, और इसके बीच में जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन है, ये सब प्रोटॉन जो कि समान आवेश होता है और वो आपस में जमा कैसे रहते हैं, क्योंकि अगर जो ये इसमें कोई बल ना लगता तो एक जगह बने नहीं रह पाते। तो उसका अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि नाभिक बल जो न्यूक्लियर फोर्सेज होता है ये आखिर क्या होता है। तो आपको बता दें कि किसी भी परमाणु के नाभिक में दो मूल कण, अब आप ये देख रहे हैं कि नाभिक है, इसमें दो मूल कण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये तो आपको मालूम हो गया कि किसी भी परमाणु के नाभिक में दो मूल कण होते हैं, जो कि कौन सा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। समान रूप से आवेशित होते हैं, जो प्रोटॉन है वो समान रूप से आवेशित होता है। अब क्या होता है कि इनके बीच में एक वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दोनों के बीच में क्या करेगा, वैद्युत प्रतिकर्षण। जो प्रतिकर्षण मतलब दो बल होते हैं, जैसे एक आकर्षण होता है जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करे, मतलब आकृष्ट करे, खींचे अपने पास, और एक प्रतिकर्षण मतलब जो दूर ढकेलने का कार्य करता है, उसको प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, समान रूप से आवेशित होने के कारण प्रोटॉनों के बीच एक वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जबकि आवेश रहित जो न्यूट्रॉन होते हैं, आवेश रहित न्यूट्रॉनों के बीच कोई बल नहीं लगता। मतलब प्रोटॉन जो होते हैं वे कैसे होते हैं, समान रूप से आवेशित होते हैं, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आवेश रहित होते हैं, तो इनके बीच में कोई बल नहीं लगता है। अब क्या होता है, ये कण नाभिक के अत्यंत सूक्ष्म स्थान, मतलब ये जो छोटा सा स्थान है नाभिक के में, इसके अंदर बने रहते हैं। इसी बात को समझने के लिए एक परिकल्पना की गई कि नाभिक के भीतर ऐसे बल कार्यशील रहते हैं जो न्यूक्लियनों को परस्पर नाभिक में एक दूसरे के साथ बांधे रखते हैं। इन्हीं बलों को, यही जो ये बल है, इसी बल को नाभिकीय बल कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन समान आवेशित होते हैं, तो इनके बीच प्रोटॉनों के बीच एक प्रतिकर्षण बल जो कि दूर ढकेलने का बल होता है, समझिए धक्का देने का बल कार्य करता है। न्यूट्रॉन जो है इसमें नाभिक में, न्यूट्रॉनों के बीच कोई आवेश ना होने के कारण, मतलब आवेश रहित होने के कारण कोई बल नहीं लगता है। तो ये बात देखा गया कि जब ये छोटा सा स्थान है, नाभिक है, उसमें एक छोटे से स्थान में ये कण कैसे बने रहते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए देखा गया कि आखिर कोई ना कोई बल तो इसमें जरूर है, जिसके कारण इस छोटे से स्थान में ये आपस में बने रहते हैं, मतलब बांधे रहते हैं। तो जो ये बल, इसमें पता चला कि जो बल है वही, उसी बल को नाम नाभिकीय बल दे दिया गया कि नाभिकीय बल, जिसके कारण वो आपस में बंधे रहते हैं, मतलब एक साथ नाभिक में छोटे से स्थान में उपस्थित रहते हैं। इस बल के संदर्भ में देखा जाए कि ये बल किस प्रकार से है, मतलब कैसा है। तो बल जो होता है ये एक प्रकार का आकर्षण बल है। आकर्षण बल मतलब एक दूसरे को जो अपनी ओर खींचे, मतलब समान आवेश के जो प्रोटॉन नाभिक में जमा रहते हैं, मतलब जमा नहीं रह पाते, क्योंकि ये नाभिक का जो छोटा सा स्थान है, इसमें के बीच में आकर्षण बल होता। अगर जो ये आकर्षण बल ना होता तो समान आवेश के जो प्रोटॉन होते नाभिक में जमा कैसे रह पाते, क्योंकि उसके बीच में एक आकर्षण बल होता, तभी वो नाभिक में जमा रहते हैं। अत्यंत तीव्र बल, आपको मालूम होगा कि आज तक जो मानव को जितने भी प्रकार के बल ज्ञात है, उसमें जो नाभिकीय बल है ये अत्यंत तीव्र बल है, और उसमें सबसे तीव्र बल जो है ये नाभिकीय बल है। ये वैद्युत बल नहीं है। अगर जो ये वैद्युत बल होता तो इन कणों के बीच में प्रतिकर्षण होता, और ये नाभिक की छोटे से अत्यंत छोटी जगह में ये बने नहीं रह पाते, ये नाभिक का बनना ही संभव नहीं होता, ये बिखर जाता। ये गुरुत्वीय बल भी नहीं है। गुरुत्वीय बल की बात किया गया तो ये गुरुत्वीय बल भी नहीं है, क्योंकि गुरुत्वीय बल जो होते हैं
ये नाभिक क्या मतलब समझिए कि ये संभव नहीं है, क्योंकि वैद्युत बल जो होते हैं प्रोटॉनों के बीच एक प्रतिकर्षण बल होता है, और ये गुरुत्वीय बल की अगर जो यहाँ पे बात करेंगे तो गुरुत्वीय बल जो होता है ये क्षीण बल होता है। न्यूक्लियानी के संदर्भ में देखें तो ये सबसे क्षीण बल होता है, जबकि नाभिकीय बल जो होता है ये सबसे प्रबल बल मतलब अत्यंत तीव्र बल होता है। और ये बलों को देखा गया तो ये बल अत्यंत लघु परिसर के हैं। लघु परिसर मतलब समझिए कि एक छोटे से परिसर मतलब इतने ही दूर में ये कार्य करते हैं, इसके अगर जो अधिक हम दूरी पर जाएं, इससे बाहर के क्षेत्र में चले जाएंगे तो वो बल वहां पे निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब वहां पे वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर बल जो नाभिकीय बल है मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस ये क्या है, किस प्रकार से ये होता है। अब हम चलते हैं इसके आगे अध्ययन करते हैं जो हमारा है द्रव्यमान क्षति, कि द्रव्यमान जो होता है द्रव्यमान क्षति क्या कहलाता है, जिसको मास डिफेक्ट बोलते हैं, ये क्या होता है, किस प्रकार से इसको देखते हैं। तो आपको बताएं नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। जो नाभिक होता है ये नाभिक जो है इसका जो द्रव्यमान है ये द्रव्यमान न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इन दोनों के द्रव्यमानों के योग से हमेशा क्या होता है, कुछ कम होता है, ये कम होता। तो जो कम होता है यही अंतर जो दोनों में हो गया, मतलब कि ये नाभिक का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों का द्रव्यमान ये दोनों के बीच में जब देखा गया तो कुछ अंतर आ गया। तो यही जो अंतर होता है इसी को द्रव्यमान क्षति बोलते हैं, मतलब मास डिफेक्ट कहलाता है। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ कि द्रव्यमान क्षति इक्वल क्या होता है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो एक अंतर आ जाएगा कि नाभिक का जो द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉनों और प्लस प्रोटॉनों के द्रव्यमान से थोड़ा कम अगर अंतर हो जाता है दोनों का, वही द्रव्यमान क्षति कहलाता है। फिर से एक बार इसको समझते हैं द्रव्यमान क्षति को। द्रव्यमान क्षति क्या होता है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, मतलब ये नाभिक है इसका वास्तविक द्रव्यमान जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों के द्रव्यमान दोनों के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो उससे कम होगा। तो ये जो अंतर हो गया यही आपका द्रव्यमान क्षति कहलाता है। अब हम अध्ययन करते हैं समस्थानिक या समप्रोटॉनिक, जिसको आइसोटोप या आइसोप्रोटॉन्स बोलते हैं, इसका अध्ययन करते हैं और देखते हैं। तो अभी आपको हम बताएं अगर जो हम समप्रोटॉनिक की बात करें, समप्रोटॉनिक मतलब ऐसा नाभिक जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो तो समप्रोटॉनिक हो जाएगा। समस्थानिक, समस्थानिक में ऐसे देखिए कि जिसका आवर्त सारणी में स्थान समान हो। तो स्थान समान कैसे हो सकता है, आपको देखें कि किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो समान होते हैं। अब आपको बताएं कि जो समस्थानिक होगा उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान होगा। परमाणु क्रमांक Z समान है तो और द्रव्यमान संख्या जो होगा ये भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। तो ये परमाणु क्रमांक जब द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक समान हो जाता है तो परमाणु क्रमांक समान होने के कारण इसको आवर्त सारणी में समान स्थान मिल गया, और जब समान स्थान में मिला इसे तो इसी को समस्थानिक कह दिया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समस्थानिक मतलब जिसको समान स्थान में रखा गया हो, जैसे कि जब उसके परमाणु क्रमांक समान हो जाएंगे द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा, तो जब परमाणु क्रमांक समान तो आवर्त सारणी में उसका समान स्थान और समान स्थान तो उसी को समस्थानिक कह दिया गया। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो समस्थानिकों के बारे में बताया गया है कि इसमें आप देखेंगे तो सबका परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन के भी परमाणु क्रमांक समान है और यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन ये जो आपका इसका द्रव्यमान संख्या है ये सबका भिन्न भिन्न है। तो इससे पता चलता है कि ये समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब जिसका परमाणु क्रमांक समान होगा और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा तो उसको समस्थानिक या समप्रोटॉनिक बोलेंगे। अब हम देखते हैं समभारिक, मतलब आइसोबैरिक जो होते हैं ये क्या होते हैं। समभारिक आपको इसी का उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कि जिसमें द्रव्यमान संख्या समान होगा, द्रव्यमान संख्या समान होगा और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा तो वो क्या कहलाएगा, समभारिक कहलाएगा। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये द्रव्यमान संख्या दोनों का क्या है, समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है इसका दोनों का भिन्न भिन्न। ऐसे यहाँ पे भी ये द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक जो है ये दोनों का भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार से इसको समभारिक बोलेंगे। इसी का उल्टा आप लिख देंगे कि किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न जबकि द्रव्यमान संख्या समान होते हैं
तो उनको संभारिक बोलते हैं। ठीक, या तो ऐसे सम प्रोटॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक की बात आ जाएगा, तो जिसके न्यूट्रॉन समान होंगे, प्रोटॉन भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो वो सम न्यूट्रॉनिक, जिसके प्रोटॉन समान होंगे वो सम प्रोटॉनिक, न्यूट्रॉन भिन्न हो गया उसमें सम प्रोटॉनिक में न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न हो जाएगा और सम न्यूट्रॉनिक में प्रोटॉन भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो ये चाहे सम प्रोटॉनिक पूछे, चाहे सम न्यूट्रॉनिक पूछे और चाहे संभारिक पूछे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अध्ययन करते हैं नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि एक भारी नाभिक जो होगा, नाभिकीय संलयन जो नाभिकीय विखंडन, सबसे पहले नाभिकीय विखंडन फिर नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय जो विखंडन होता है इसमें क्या होता है, एक भारी नाभिक होगा और न्यूट्रॉनों की बमबारी से ये दो हल्के रेडियो एक्टिव नाभिकों में ये टूट जाता है। अब जब टूटने के बाद इसका जो सम्मिलित द्रव्यमान होता है वो नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है और यही जो द्रव्यमान के जो अंतर होती है, अब आपको हम समझाएं कि नाभिकीय विखंडन, जैसे आप समझिए कि एक बड़ा नाभिक, ठीक, अब इसमें क्या हुआ, न्यूट्रॉनों की बमबारी से ये दो हल्के नाभिकों में टूट गया, छोटे छोटे नाभिकों में, ये समझिए कि टूट गया। अब अगर जो हम देखें तो ये जो मेन बड़ा नाभिक था इसका द्रव्यमान, मतलब इस नाभिक का द्रव्यमान इन दोनों के द्रव्यमानों को जोड़ दें तो इसके योग और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है क्योंकि ये कम हो जाएगा। अब जब ये कम हो गया तो यहां से समझिए कि एक द्रव्यमान क्षति हुई, क्या हो गया, क्षति हो गया, क्योंकि दोनों के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो गए, टूटने के बाद थोड़ा सा क्षति हुआ द्रव्यमान में। तो ये जो क्षति हुआ ये किस रूप में, ये ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। किस रूप में मुक्त होगा, ऊर्जा के रूप में मुक्त होगा ये। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक भारी नाभिक होगा, न्यूट्रॉनों की जैसे बमबारी हुई मानिए इस पे, तो ये क्या होगा, टूट गया दो छोटे छोटे नाभिकों में और ये नाभिक में टूटा तो इसका द्रव्यमान, जो नाभिक टूटा था इसका द्रव्यमान और ये जो हल्के नाभिक हुए उनके द्रव्यमानों में जब हम कंपेयर करते हैं तो इसके द्रव्यमान से ये इसके द्रव्यमान थोड़ा हल्का हो जाता, मतलब कम हो जाता। तो ये यहाँ पे द्रव्यमान क्षति हुई और वो जो द्रव्यमान क्षति होती है वो ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। तो परीक्षा में अगर जो आता है तो आप ऐसे लिखेंगे कि एक भारी नाभिक न्यूट्रॉनों की बमबारी से दो हल्के रेडियो एक्टिव नाभिकों में टूटता है जिनका सम्मिलित द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है, तो द्रव्यमान की यह क्षति जो होती है ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। या आप ऐसे कर दीजिए कि ये जो भारी नाभिक होता है वो टूट के दो हल्के नाभिकों में जब टूटता है तो उसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये। अब देखते हैं नाभिकीय संलयन, इसी का उल्टा नाभिकीय संलयन में। नाभिकीय संलयन में क्या होगा कि समझिए कि दो हल्के नाभिक हों या दो से अधिक हल्के नाभिक, मान लीजिए 3 हल्के नाभिक हो गए, तो ये सब नाभिक क्या करेंगे, आपस में एक साथ संलयित हो जाएंगे। संलयित मतलब मिल जाएंगे और मिलकर कहां जाएंगे, एक नाभिक में। मतलब मिलकर ये एक नाभिक बनाएंगे, जो नाभिक क्या होगा, प्रबल होगा। मतलब जब तीनों नाभिक मिल जाएंगे या दो नाभिक मिल जाएंगे, दो मिले या दो से अधिक नाभिक मिलेंगे तो ये एक नाभिक हो जाएंगे। और जब ये नाभिक होते हैं तो इनको वही प्रक्रिया जो आपके नाभिकीय विखंडन में होती है वही प्रक्रिया होगी कि इन तीनों नाभिकों का जो द्रव्यमान होगा, इस द्रव्यमान से इसके द्रव्यमान में जब देखेंगे तो दोनों में फिर अंतर आ जाएगा। मतलब ये द्रव्यमान यहाँ भी क्षति होगी, ये नाभिक जो बनेगा उसका भी द्रव्यमान इनके संलयित होने वाले नाभिकों के द्रव्यमान से कम हो जाएगा। तो यहाँ भी जो क्षति होती है वो जो होगा क्षति वो भी ऊर्जा के रूप में मुक्त होगा, यहाँ पे भी ऊर्जा के रूप में मुक्त होगा। लेकिन ये जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अत्यंत उच्च ताप और उच्च दाब जो होगा उस पर होगा। और ये संलयन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा अनियंत्रित ऊर्जा होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाभिकीय विखंडन मतलब जब एक भारी नाभिक टूट के दो हल्के नाभिक में बढ़ जाता है तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और नाभिकीय संलयन जब दो हल्के नाभिक आपस में फ्यूजन करते, फ्यूज होते हैं, एक साथ मिलते हैं तो वो जुड़ के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो वो उसमें भी और दोनों में क्या होता है वो संलयन कहलाता है। लेकिन दोनों में एक द्रव्यमान की क्षति होती है, जो द्रव्यमान की क्षति होती है उसमें ऊर्जा के रूप में वो मुक्त होती है। लेकिन संलयन में जो ऊर्जा मुक्त होती है ये अत्यंत ताप और मतलब अधिक जो तीव्र उच्च ताप पर और दाब पर होगा और इसकी जो ऊर्जा होगी संलयन का अनियंत्रित होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो के अंत में हम कुछ क्वेश्चंस और भी जोड़ेंगे कि जिससे जो क्वेश्चन जिस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं तो हम चलते हैं देखते हैं उन प्रश्नों के कि और किस भी प्रकार के और कैसे मतलब किस तरह के प्रश्न हमारे परीक्षा में बन सकता है। तो चलते हैं देखते हैं उन प्रश्नों को।
ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो को क्या कहेंगे? समप्रोटॉनिक या समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो क्या कहेंगे? समन्यूट्रॉनिक। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? न्यूट्रॉनों की गति मंद करना। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? न्यूट्रॉनों की गति मंद करने के लिए। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम छड़ों का क्या कार्य है? विखंडन क्रिया को नियंत्रित करना। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का क्या कार्य है? न्यूट्रॉनों की गति मंद करना।